So next we are discussing exercise 2 stoichiometry. Question number 34 से start करें. इसके पहले वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. So it's given a question. You are given a solution containing sodium carbonate, sodium bicarbonate both. 20 ml of this given solution was titrated against 0.1 m HCl in presence of phenolphthalein indicator. 4 ml of 0.1 m HCl was required to change the color in the phenolphthalein indicator. Another 40 ml of the given sample was titrated against 0.1 m HCl in presence of methyl orange indicator. The given solution requires 57 ml of HCl. ये double indicator titration का question हो गया. After it's given 10 ml of the given solution containing sodium carbonate, sodium bicarbonate is added to 50 ml of the hard water, gently heated to complete the precipitation of the hardness imparting cation. The resulting solution requires 12 ml of 0.1 m HCl in the presence of methyl orange indicator. The two successive dissociation constants of carbonic acid are given. In another experiment, 3.12 gram of higher saturated fatty acid of a molecular formula this was burned in excess of air, resulting in the mixture of was cooled to 0 degrees Celsius and then passed through the excess of NaOH solution, converts CO2 to sodium carbonate. The resulting solution obtained divided into two parts. और फिर से अपने phenolphthalein और methyl orange के साथ double indicator titration perform किया हुआ. So let's start. सबसे पहले क्वेश्चन पूछा what is the concentration of sodium carbonate in the given solution. तो देखो स्टार्टिंग में हमारे पास सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट है 20 ml सोल्यूशन. तो हम अज्यूम करते हैं लेट इन 20 ml सोल्यूशन मिलीमोल्स ऑफ Na2CO3 is A and NaHCO3 is B. ये ट्रिक कभी नहीं भूलनी है. डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन को अगर जल्दी करना है तो हमेशा मिलीमोल से ही सॉल्व करना है. तो हमने इसको A और इसको B अज्यूम कर लिया. ठीक है. अब सबसे पहले phenolphthalein इंडिकेटर के साथ जो HCl यूज हो रहा है उसके लिए मिलीमोल्स ऑफ Na2CO3 जो आ जाएगा A that will be equal to the volume of HCl used for the titration. तो हम लोगों ने 4 ml 0.1 m HCl यूज किया तो 4 into 0.1 करेंगे तो 0.4 आ गया पहले वो में. फिर उसने बोला है इसका 40 सैंपल लिया. तो अगर आप 40 ml सैंपल लेंगे तो ऑटोमेटिकली Na2CO3 डबल हो जाएगा. तो Na2CO3 जाएगा 2A और NaHCO3 कितना हो जाएगा 2B, क्योंकि वॉल्यूम डबल कर दिया आपने सोल्यूशन का. तो मिलीमोल्स भी डबल हो जाएंगे बिकॉज सोल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है. हम इसको मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के साथ टाइट्रेट कर रहे हैं. तो मिथाइल ऑरेंज के केस में Na2CO3 का डबल मोल यूज होता है तो 4A और NaHCO3 पूरा यूज होता है 2B. दिस इज एक्चुअली इक्वल टू मिलीमोल्स ऑफ HCl व्हिच इज 56 into 0.1. राइट. आप A ऑलरेडी निकाल चुके हो 0.4, तो यहाँ से B सॉल्व हो क्या जाएगा. So this is 4 into 0.4 plus 2B is equal to 5.6. यहाँ से B की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2. राइट. अब आपको मिलीमोल्स ऑफ Na2CO3 NaCO3 सैंपल में पता चल गया है. तो पहले पार्ट में उसने पूछा हुआ है व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na2CO3 इन द गिवन सॉल्यूशन. तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na2CO3 निकालेंगे तो उसके मिलीमोल्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0.4 एंड इन द वॉल्यूम ऑफ 20 ml ये आपकी मोलारिटी आ जाएगी. इसको सॉल्व करिए आप तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया. आपसे मोलारिटी ऑफ Na2CO3 पूछा गया है. तो दिस कम्स आउट टू बी 2 into 10 to the power minus 12. दिस इज फर्स्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 34. 35 में पूछा है व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन द गिवन सॉल्यूशन. तो अगले पार्ट में हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे. तो उसके लिए हम लोग मिलीमोल्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं और वॉल्यूम आपको पता है 20 ml में हमने अज्यूम किया था. तो ये कॉन्सेंट्रेशन निकालने के 2 divided by 20 करेंगे. तो इसका कम्स आउट टू बी 0.1. ये ऑप्शन के हिसाब से 10 into 10 to the power minus 2 लिख लेंगे. यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ऑब्वियसली. ठीक है. इसका नेक्स्ट पार्ट में पूछा व्हाट इज द हार्डनेस ऑफ द गिवन हार्ड वाटर सैंपल कंसीडरिंग बाइकार्बोनेट सॉल्ट ऑफ हार्डनेस इम्पार्टिंग केटाइन आर सॉल्युबल इन टेस्टी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml. मतलब जो बाइकार्बोनेट आयन जिससे इम्पार्ट हो रहा है उसका जो सॉल्ट है उसकी वजह उसका जो केटाइन है उसकी वजह से हार्डनेस नहीं काउंट करनी है. आपको हार्डनेस काउंट करनी है किसकी वजह से, जो अगले स्टेप में दे रखा है. तो दूसरा वाला प्रोसेस देखा है देखो आगे वाले स्टेप में. उसने बोला 10 ml of the solution containing sodium carbonate and sodium bicarbonate is added to 50 ml of hard water. जेंटली हीटिंग. तो आपको पता है कि जो हार्डनेस होती है वो बाइकार्बोनेट की वजह से होती है टेम्परेरी, और परमानेंट हार्डनेस के लिए सल्फेट, क्लोराइड्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट रिस्पॉन्सिबल होता है.
तो उसने बोला हुआ है कि जो बाइकार्बोनेट आयन है उसका जो कैटायन बनेगा वो हार्डनेस नहीं कॉज कर रहा, मतलब ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट नहीं बनेगा अल्टीमेटली, ये गिवन है क्वेश्चन में। 50 ml of hard water gently heated to complete the precipitation of the hardness imparting cation। तो जो हार्डनेस imparting cation है मतलब वो कार्बोनेट से रिएक्ट करा है और कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो गया, बाइकार्बोनेट से वो ऐड नहीं हुआ, ये क्वेश्चन में गिवन है। And it's given that the remaining solution requires 12 ml of 0.1 m HCl। तो देखो हमारे पास अब जो 10 ml सैंपल है, ध्यान से देखिएगा, तो जो हमारे पास 10 ml सैंपल है उसमें अब Na2CO3 A/2 हो जाएगा, क्योंकि 20 ml में A बना था, और NaCO3 जो होगा वो भी B/2 हो जाएगा। तो अगर मिलीमोल्स के टर्म में लिखें तो इसके इस सैंपल के अंदर जो Na2CO3 है हमारे पास वो हो गया Na2CO3 निकाला था हमने 0.4 ना, तो ये हो गया 0.2 मिलीमोल, और NaHCO3 जो हो गया दैट इज 1 मिलीमोल, राइट। लास्ट में देखो कि उसने बोला हुआ कि रिमेनिंग सोल्यूशन रिक्वायर्स 12 ml ऑफ 0.1 m HCl इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। तो अगर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर से यूज करेंगे तो जितना Na2CO3 बचेगा वो और जो NaSCO3 है वो दोनों HCl से न्यूट्रलाइज होंगे, तो कितना Na2CO3 बचा है वो निकालना है अभी पहले। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे मिलीमोल्स ऑफ HCl, ये आ जाएगा 12 इंटू 0.1 यानी कि 1.2, ठीक है। अब हम अज्यूम कर लेते हैं लेट सोडियम कार्बोनेट लेफ्ट, जीरो भी हो सकता है, हमें पता चलेगा बाद में, इज लेट से C मिलीमोल, और NaCO3 तो पूरा पूरा है, तो हमारे रिएक्शन के हिसाब से 2C प्लस 1 इज इक्वल टू 1.2 है, क्योंकि मिलीमोल्स ऑफ HCl जो मिथाइल ऑरेंज में यूज होते हैं दैट इज सोडियम कार्बोनेट का डबल और सोडियम बाइकार्बोनेट का एग्जैक्ट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास 1 मिलीमोल है, वो न्यूट्रलाइज हो रहा है HCl से, प्लस जो सोडियम कार्बोनेट बचा है C मिलीमोल उसका डबल यूज होगा। तो हमारी इक्वेशन के हिसाब से यहाँ से C अगर सॉल्व करके निकालोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.1। देखिए पहले ध्यान से, तो इसका मतलब जो Na2CO3 0.2 मिलीमोल था उसमें से 0.1 मिलीमोल बच गया, इसका मतलब केवल 0.1 मिलीमोल हार्ड वाटर के साथ यूज हुआ। सो मिलीमोल्स ऑफ Na2CO3 used for removing hardness, of 50 ml hard water, ये कितना हो गया 0.1, यहाँ था ओके। 0.2 मिलीमोल टोटल था 10 ml सैंपल में, उसमें से 0.1 मिलीमोल बच गया, फर्दर 0.1 मिलीमोल जो है हार्डनेस रिमूव करने के लिए यूज हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द हार्डनेस ऑफ द गिवन हार्ड वाटर सैंपल। तो आप हार्डनेस जानते हो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में रिपोर्ट करते हैं, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में, ठीक है। तो अगर 0.1 मिलीमोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट यूज हुआ है सैंपल के अंदर, तो ये जो हार्डनेस रिमूव करने वाला सब्सटेंस है उसके इक्विवेलेंट इसके इक्वल होंगे, और उसके इक्विवेलेंट हम लोग इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो हमें पता है हार्डनेस ऑफ वाटर हम लोग इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में रिपोर्ट करते हैं। तो 50 ml सैंपल अगर हम लोग ले रहे हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर इन 50 ml सैंपल विल बी इक्विवेलेंट टू कैल्शियम कार्बोनेट इन 50 ml वाटर। तो ये हमने 0.1 मिलीमोल ले लिया और उसका 10⁻³ मोल्स में कन्वर्ट करा, 100 से मल्टीप्लाई करा, तो ये इसका अमाउंट आ गया। ये अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास सॉल्व होकर आ रहा है कितना, ये वैल्यू आ जाएगी 0.01। ये 50 ml सैंपल में, और आपको पता है हार्डनेस किस स्केल में रिपोर्ट करते हैं, ppm स्केल में। तो वाटर का जो डेंसिटी ऑफ 1 ग्राम पर ml होता है, तो वी कैन राइट इन 50 ग्राम सैंपल में इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हम निकाल चुके हैं 0.01 ग्राम। तो 10⁻6 ग्राम सैंपल में कितना आएगा ये निकालना है, ये चीज़ आ जाएगी 0.01/50 इंटू 10⁻6। ये सॉल्व करके आपको हार्डनेस रिपोर्ट करनी है, ये 1000/5 आ जाएगा 200 ppm। ये आप चेक कर लीजिए पहले। देन क्वेश्चन नंबर 37 is given in presence of sodium carbonate, sodium bicarbonate, सोडियम कार्बोनेट फर्स्ट रिएक्ट विद एसिड। तो आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पहले रिएक्ट करते हैं हमेशा। तो Na2CO3 और NaCO3 में Na2CO3 स्ट्रॉन्गर बेस होगा, तो हमेशा पहले स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस विल एक्सेप्ट H प्लस फर्स्ट, ये हमेशा रूल होगा, या ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड विल लूज इट्स H प्लस फर्स्ट। तो स्ट्रॉन्ग बेस विल एक्सेप्ट H प्लस फर्स्ट, ये इस रूल से हमेशा रिएक्शन चलेगी।
यही एसिड के केस में जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वही सबसे पहले H+ लूज करेगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक। Now exercise 3, stoichiometry, question number 8. It's given hydrogen peroxide solution 20 ml reacts quantitatively with a solution of KMnO4. 20 ml acidified with dilute H2SO4. The same amount of KMnO4 solution is just decolorized by 10 ml of MnSO4 in neutral medium, simultaneously forming a dark brown precipitate of hydrated MnO2. The brown precipitate is dissolved in 10 ml of 0.2 m sodium oxalate under boiling condition in presence of dilute H2SO4. Write the balance equations involved and calculate the molarity of H2O2. तो देखो पहले स्टेप से अगर रिएक्शन लिखनी स्टार्ट की जाए तो उसने बोला हुआ है कि H2O2 की रिएक्शन KMnO4 एसिडिक मीडियम से हो रही है, जिसमें KMnO4 Mn2+ में कन्वर्ट होगा और H2O2 जो है वो वाटर एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -1 से 0 गया, ये ऑक्सीडेशन है, और ये मैंगनीज का ऑक्सीजन स्टेट +7 से +2 हुआ, तो ये प्रोसेस रिडक्शन का हुआ, ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन का हुआ। दोनों के लिए अगर एन फैक्टर रिपोर्ट करेंगे तो H2O2 का एन फैक्टर 2 होगा और KMnO4 का एन फैक्टर 5 हो जाएगा। अगले स्टेप में बोला है कि जो KMnO4 इस प्रोसेस में यूज हुआ है वही सेम KMnO4 फर्दर MnSO4 से भी रिएक्ट कर जा रहा है, तो सेम वॉल्यूम ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन इज जस्ट डिकलराइज्ड बाय 10 ml ऑफ MnSO4। तो अब अगला जो KMnO4 है उसको हम लोग MnSO4 से न्यूट्रलाइज कर रहे हैं और इस प्रोसेस में बोल रहे हैं कि MnO2 फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ देख सकते हो मैग्नीज का ऑक्सीजन स्टेट +7 से +4 चेंज हुआ है और ये +2 से +4 हुआ है। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें एन फैक्टर मार्क करेंगे तो इस KMnO4 का एन फैक्टर 3 हो गया और इस वाले MnSO4 के लिए एन फैक्टर 2 हो गया। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 5 MnO2 लिख लो। ये समझ आया? देखिए पहले इसके बाद उसने बोला हुआ है कि जो MnO2 फॉर्म हुआ है उसकी फर्दर रिएक्शन ऑक्सीडेट आयन से हुई है, C2O42- या सोडियम ऑक्सीडेट दिया हुआ है। तो इस रिएक्शन में Mn2+ में कन्वर्ट होगा और ये CO2 में कन्वर्ट होगा। यहाँ मैग्नीज ऑक्सीजन स्टेट +4 से +2 है, कार्बन ऑक्सीजन स्टेट +3 से +4 है। तो यहाँ पे एन फैक्टर रिपोर्ट करेंगे तो MnO2 के लिए और ऑक्सीडेट आयन के लिए 2। अब क्वेश्चन में देखो जो MnO2 है वो एक्जैक्टली ऑक्सीडेट आयन से रिएक्ट कर रहा है, तो पहले स्टेप में यहीं से सॉल्व करना शुरू करेंगे। वी राइट फर्स्ट थिंग मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO2 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ C2O42- और ये वैल्यू अपने पास 10 ml 0.2 इंटू एन फैक्टर 2 है, सो दिस कम्स आउट टू बी 4। अब अगर MnO2 को पिछली रिएक्शन में यूज करना है तो मैंने आपको देखो प्रिकॉशन बोला था कि किसी भी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट एक रिएक्शन में तो इक्वल किए जाते हैं, बट इक्विवेलेंट से एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में स्विच नहीं करते हैं क्योंकि एन फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं। नीचे वाली रिएक्शन में MnO2 का एन फैक्टर 2 है, ऊपर वाली रिएक्शन में MnO2 का एन फैक्टर 2 नहीं है क्योंकि वो दो अलग अलग कंपाउंड्स में जा रहा है। तो बेटर है कि मोल्स से जाएं। यहाँ से अगर हम मिली मोल्स ऑफ MnO2 रिपोर्ट करेंगे तो मिली मोल्स ऑफ MnO2 हमारे लिए यहाँ से आ जाएगा, एन फैक्टर 2 है तो इट इज 2, राइट। अब अगर 2 मिलीमोल्स ऑफ MnO2 है तो जो मिलीमोल्स ऑफ KMnO4 होगा वो हम निकाल सकते हैं। कैसे? 3 मोल KMnO4 यूज हो रहा है 5 मोल MnO2 बनाने के लिए, राइट। तो इसका मतलब 1 मोल MnO2 बनाने के लिए हमें 2/5 मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड होगा। तो 2 मोल बनाने के लिए 2/5 इंटू 2 यानी कि 0.8 मिलीमोल्स रिक्वायर्ड होगा। अब ये जो मिलीमोल्स ऑफ KMnO4 है यही H2O2 से रिएक्ट कर रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4। तो H2O2 की मोलारिटी रिपोर्ट करनी है आपको क्वेश्चन के हिसाब से। सो लेट्स से आई हैव अज्यूम इट M1, वॉल्यूम उसका 20 ml दे रखा है और मिली मोल्स ऑफ KMnO4 0.8 एन फैक्टर 5। यहाँ से M1 की वैल्यू सॉल्व करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी, अच्छा, और H2O2 का एन फैक्टर 2 है, so molarity into n factor into volume in ml is equal to milli equivalents of KMnO4। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 40 यानी कि 0.1 ml। ये आपकी मोलारिटी ऑफ H2O2 आ गई। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ तक ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में इट्स गिवन एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट, शुड नॉट बी डिहाइड्रेट नहीं डाइहाइड्रेट होगा, सही कर लीजिए। So an aqueous solution of 6.3 oxalic acid dihydrate
is made up to 250 ml, the volume of 0.1 ml solution NaOH required to completely utilize 10 ml of the solution is milliequivalents equal कर दो सीधे सीधे. So milliequivalents of H2C2O4.2H2O will be equal to milliequivalents of NaOH. तो 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड 250 ml में डिजोल्व किया तो 6.3 डिवाइडेड बाई 126 ये इसके मोल हो गए. और ये 250 ml में तो 1000 ml में कितना हो गया ये मोलारिटी हो गई. और इस सोल्यूशन का हमें 10 ml यूटिलाइज करना है तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml इज मिली मोल्स. और इसका एन फैक्टर लिखेंगे तो 2 हो जाएगा तो इनटू 2 ये मिली इक्विवेलेंट्स हो गए. NaOH की नॉर्मलिटी 0.1 दे रखी है, वॉल्यूम आपसे पूछा गया है. यहाँ से सिंप्लीफाई करके आप वॉल्यूम निकाल लीजिए. ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम 40 ml आ जाएगा आपको. ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, इन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ Na2H2O3 यूजिंग K2Cr2O7 बाय आयोडोमेट्री द इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7. तो आयोडोमेट्री में आपको आयोडोमेट्री के अंदर बताया था कि पहले K2Cr2O7 जो है उससे Na2H2O3 को न्यूट्रलाइज कराना है. इसका मतलब K2Cr2O7 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरह यूज करेंगे. तो K2Cr2O7 जो है Cr3+ में कन्वर्ट होगा तो उसका इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे तो ये मॉलिक्यूलर वेट बाय 6 आ जाएगा सीधे सीधे. ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, ब्लीचिंग पाउडर एंड ब्लीच सॉल्यूशंस आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल एंड यूज्ड फॉर सेवरल हाउसहोल्ड प्रोडक्ट. Therefore, the effectiveness of bleach solution is often measured by iodometry. पहले पार्ट में लिखा है ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स अ सॉल्ट ऑफ एन ऑक्सो एसिड एज वन ऑफ इट्स कंपोनेंट. द एनहाइड्राइड ऑफ द दैट ऑक्सो एसिड इज, आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2. इसमें कैल्शियम 2+ आयन होता है, क्लोराइड आयन होता है और हाइपोक्लोराइड आयन होता है. दिस इज हाइपोक्लोराइड आयन. तो हाइपोक्लोराइड आयन का अगर ऑक्सो एसिड लिखेंगे तो दैट विल बी HOCl. दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड. और इस हाइपोक्लोरस एसिड का एनहाइड्राइड लिखना है तो एनहाइड्राइड का मतलब होता है वाटर रिमूव करना है. तो आपको पता है इसके एक मोल में से तो वाटर रिमूव नहीं हो पाएगा, 2 मोल में से वाटर रिमूव करेंगे तो फाइनली बनेगा Cl2O. ये आपका आंसर हो गया. ठीक, दूसरे पार्ट में पूछा हुआ है 25 ml ऑफ हाउसहोल्ड ब्लीच सॉल्यूशन वाज मिक्स्ड विद 30 ml ऑफ 0.5 m Ki solution and 10 ml of 4N acetic acid and the titration liberated iodine. This much hypo is used. We can simply write milliequivalents of hypo equal to milliequivalents of hypo will be equal to milliequivalents of iodine. और आपको बताया था मैंने परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन निकालते टाइम किसी आयोडीन को जब ब्लीच के साथ ट्रीट करते हैं यही milliequivalents ऑफ हाउस होल्ड ब्लीच के इक्वल आ जाएगा. तो हाइपो के milliequivalent हुए 48 इंटू 0.25 और यही milliequivalents ऑफ ब्लीच हो गया. तो ब्लीच के लिए मोलारिटी 25 है और एन फैक्टर इसका 2 होगा. और वॉल्यूम मोलारिटी आपको निकालनी है. एन फैक्टर 2 क्यों होगा वो समझ गए ना, क्योंकि ब्लीच जो होता है वो OCl- से Cl- में कन्वर्ट होगा. क्लोरीन ऑक्सीजन स्टेट +1 से -1 जाएगी तो उसका एन फैक्टर 2 होगा जो हमने क्वेश्चन में यूज़ किया हुआ है. यहाँ से सीधे मोलारिटी निकालेंगे कैलकुलेट करके तो दिस कम्स आउट टू बी 48 इंटू 0.25 बाय 50. 48 इंटू 0.25 बाय 50. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.24 m आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी 0.24 m. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए. 13 में गिवन है टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ MnCl2 dissolved in an aqueous solution it was completely converted into KMnO4. आपको एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन दे रखी है जिसमें MnCl2 को हमने KMnO4 में कन्वर्ट किया हुआ है. Few drops of concentrated HCl was added in the solution and gently warmed. Further oxalic acid was added in the portion till the color of permanganate disappeared. The quantity of MnCl2 in milligram present in the initial solution. देखो जो KMnO4 बना है उसको ऑक्सैलिक एसिड ने न्यूट्रलाइज किया है तो पहले स्टेप में milliequivalents ऑफ KMnO4 शुड बी इक्वल टू milliequivalents ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. राइट, ऑक्सैलिक एसिड हम लोगों ने यूज किया है 225 मिलीग्राम इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
सॉरी मिली इक्वेलेंसी लिख रहे हैं तो मिलीग्राम ही रख लो। दिस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज 90। तो ये इतने मिली मोल्स हो गए, इसका n फैक्टर 2 ले लो, इतने मिली इक्विवेलेंट्स हो गए। ये मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 हो गए यहाँ से। तो इससे आप मिली मोल्स ऑफ KMnO4 निकाल लेंगे। KMnO4 का टाइट्रेशन में n फैक्टर 5 होता है। दिस इज 225 इंटू 2/90 इंटू 5। अब आप इक्वेशन में देख सकते हो कि पहले वाले इक्वेशन में मैग्नीज तो कंजर्व होगा, तो MnCl2 में जितना मैग्नीज है उतना ही मैग्नीज KMnO4 में होगा। यही मिली मोल्स ऑफ MnCl2 हो जाएगा। बिना बैलेंस करे ये चीज़ बताई जा सकती है। दिस इज 225 इंटू 2/90 इंटू 5। और आपसे इसका अमाउंट पूछा गया तो बस मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। अमाउंट ऑफ MnCl2 विल बी इक्वल टू 225 इंटू 2 अपॉन 90 इंटू 5 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ MnCl2 और निकाल लेना है आपको। तो MnCl2 molecular mass will be 55 plus 71, right? This comes out to be 127। ये आंसर मिलीग्राम में आ जाएगा क्योंकि आपने मिली मोल्स ही लिख रखा है ऑलरेडी। इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करके आप आंसर रिपोर्ट करिए। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ MnCl2 126 आएगा, सही कर लीजिएगा। तो ये सॉल्व होने के बाद 126 मिलीग्राम आ जाएगा। तो दिस कंप्लीट्स द यूनिट।